शनिवार का दिन रहा सड़क हादसों भरा। बरवाला समेत अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत। गुड़गांव के सदर बाजार इलाके में आपसी रंजिश के चलते जनरेटर सप्लायर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। आरोपी सीसीटीवी में हुए कैद। रेवाड़ी की भूमि अधिग्रहण मामले में आया नया मोड़। किसानों ने पंचायत करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। करनाल में धार्मिक डेरे की अरबों रुपए की जमीन के घोटाले का हुआ खुलासा। एडीसी समेत कई बड़े अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। मंचलों की पिटाई करने वाली दोनों बहादुर बहनों पर है गर्व, कहा चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर ने। कोसली में एक साधु ने महिला के साथ की छेड़छाड़। आरोपी साधु को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। फरीदाबाद के सेक्टर 9 में घर में घुसकर 40 लाख की लूट। लुटेरों ने घर में महिला और 2 बच्चों को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। हरियाणा के 5 विधायकों के चुनाव के खिलाफ याचिका दायर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिकाएं। चंडीगढ़ के टेरेस गार्डन में शुरू हुआ गुलदाउदी शो। फूलों की 256 किस्मों को देखने दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। और भिवानी में हुई अनूठी शादी। दूल्हे पक्ष की तरफ से शहर में की गई सफाई। दूल्हे के मामा ने शहर में सफाई के लिए दिए 101 कूड़ादान। नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं शारदा सरोहा। हरियाणा टुडे में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन शुरुआत करते हैं बिजली की पड़ने वाली मार से। प्रदेश के करीब 55 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली की मार पड़ सकती है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने हरियाणा बिजली नियामक आयोग के पास सालाना राजस्व जरूरत की याचिकाएं दायर की है। निगमों ने आयोग से आग्रह किया है कि अगले वित्त वर्ष में बिजली की दरें 15% बढ़ाई जाए, यानी बिजली की मार करीब 55 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ सकती है। बिजली महंगी हो सकती है क्योंकि उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने मांग की है हरियाणा बिजली नियामक आयोग से। और एवं तहलका हरियाणा के एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर सुरेंद्र धीमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीमान साहब, जानना चाहेंगे कितना महंगा और कितनी मार प्रदेश के लोगों पर पड़ सकती है अगर इस मांग को माना जाता है तो? शारदा जी, हर साल दोनों बिजली वितरण निगमों, जो कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हैं, ये दोनों बिजली निगम प्रदेश के करीब 55 लाख उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करते हैं, जिसमें घरेलू भी है, गैर घरेलू भी है और इंडस्ट्रियल भी है। रेलवे के ट्रैक के भी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और निगमों को जितने भी हैं, कमेटीज हैं, उनकी स्ट्रीट लाइट उनको बिजली देती है। इन सब बिजली निगमों को अपने एनुअल का जो अपना लेखा जोखा है वो बिजली नियामक आयोग के पास 30 नवंबर तक दायर करना होता है। इस साल इन्होंने 1 दिसंबर को, क्योंकि 30 की और 29 की छुट्टी थी नवंबर की, से इन्होंने 1 दिसंबर को हरियाणा बिजली नियामक आयोग के पास अपनी एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, जिसको हम सालाना राजस्व जरूरत बोलते हैं, वो दायर की। उसमें ये बताना होता है कि हमने अगले साल, जो कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक हमारे पास कितनी हम बिजली खरीदेंगे, उस बिजली में कहां से हमारे पास बिजली खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा और हमारे पास पैसा कहां जाएगा, कहां हम खर्चा करेंगे और कहां से हमारे पास पैसा आना है, वो सारे का सारा एक याचिका के माध्यम से, उसको पिटीशन बोलते हैं, वो दायर करनी होती है बिजली नियामक आयोग के पास। उसमें यही बताना होता है कि हमारा जो बिजली हम खरीदेंगे और बिजली हम जो बेचेंगे उसके बीच में कौन कौन से खर्चे उस बिजली के ऊपर, बिजली प्रति यूनिट के ऊपर होना है, जिसमें कर्मचारियों का खर्चा भी शामिल है, बिजली के जो लाइन लॉस और चोरी है जो वो ही शामिल है, और इसके अलावा जो दूसरे राज्यों से और अपने राज्य से जो बिजली के प्लांट हैं उनमें से बिजली कितनी दर पर हमें मिल रही है, पूरा लेखा जोखा देना होता है। तो इस साल 1 दिसंबर को जब उत्तर हरियाणा और बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपनी जो याचिकाएं दायर की हैं उसमें 9,708 करोड़
इतने रुपए का गैप बताया है कि इतने करोड़ रुपए अगर हम जो इतना हमारे पास पैसा आएगा और जो हमारे पास हम खर्च करेंगे उसमें से इतना गैप है 9,708 करोड़ रुपए का जी। और इसमें से अगर हम इसको और डिफाइन करें, जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है इसने कहा है कि 3,898 करोड़ रुपए का हमारे पास गैप रहेगा, जबकि जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है वो 5,809 करोड़ रुपए बता रहे हैं। तो दोनों का गैप है। दोनों बिजली वितरण निगमों ने कहा है कि इस गैप को पूरा करने के लिए बिजली की दरें एक मुश्त सभी की, चाहे वो घरेलू हो या गैर घरेलू हो, दुकानदारों की और चाहे इंडस्ट्रियल की हो या रेलवे की हो, जिसकी जो बिजली दर है उस दर को 15% बढ़ा दिया जाए। इस 15% बढ़ाने से जो सामान्य बिजली की जो रेट है इस वक्त वो हमारे पास न्यूनतम 2 रुपए 70 पैसे है और यहाँ से लेके करीब 6 रुपए और 75 पैसे तक है, 90 पैसे तक भी है, 6 रुपए 90 पैसे तक। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर 15% ये बिजली नियामक आयोग ने इनकी याचिका स्वीकार कर ली जी, तो हमारे पास 40 पैसे से लेकर करीब 90 से 95 पैसे तक ये बिजली की दरें महंगी हो सकती है प्रति यूनिट जी। अभी 1 दिसंबर 2014 से बिजली निगमों ने 17 पैसे बिजली महंगी खरीदने के नाम पर जो 17 पैसे फ्यूल सरचार्ज उसको बोलते हैं वो भी लगा दिया है। हालांकि जो बिजली नियामक आयोग है ये इन पिटीशनों को तकनीकी दृष्टि से भी और लेखे जोखे के तरीके से भी इसकी एग्जामिन करता है और इन याचिकाओं पर जो हरियाणा के बिजली उपभोक्ता हैं उनसे ओपन सुनवाई करता है कि आपको इस याचिका पे कुछ कहना है जी। जो कुछ कहना है उस सुनवाई के बाद फिर ये अपना एक ऑर्डर जारी करता है बिजली नियामक आयोग, जो कि 1 अप्रैल से लागू होता है। हालांकि पिछले साल हर साल बिजली नियामक आयोग ये अपनी धीमान साहब यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछली सरकार की ओर से कोशिश ये रही थी कि अलग अलग वर्गों के हिसाब से बिजली की दरें बढ़ाई जाए, किसानों को अलग सुविधाएं दी जाएं, व्यापारियों को अलग सुविधाएं दी जाएं। अगर इस तरीके से एक साथ एक बराबर जो बिजली की दरें बढ़ाने की मांग की जाती है तो किस तरीके का प्रभाव किसानों पर रहेगा, बाकी वर्गों पर रहेगा? दादा जी, जो बिजली नियामक आयोग के पास ये याचिकाएं दायर करते हैं दोनों निगम, तो उसमें एक कैलकुलेशन बताते हैं कि हमारे पास जो कृषि क्षेत्र को हमने बिजली देनी है उस बिजली के बदले हमारे पास, क्योंकि बिजली सस्ती दी जाती है किसानों को, उसका रेट सिर्फ 10 पैसे है और जो हमारे भिवानी का जिला है उसमें हमारे पास फॉर के मुताबिक जब बिजली मीटर नहीं होते हैं उसके मुताबिक रेट तय करते हैं। तो उसकी बिजली का जो बकाया बचता है, जो मतलब बिजली निगम अपनी बिजली सप्लाई करते हैं और उसमें से जो सस्ती बिजली लोगों से किसानों से लेते हैं उसके बीच का जो गैप है वो बिजली निगम हरियाणा सरकार से एक सब्सिडी के रूप में लेते हैं। और इस साल इन्होंने जो बिजली निगमों ने हरियाणा सरकार से जो मांगा है वो 5,623 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी मांगी है कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक जो हम कृषि को सब्सिडी बिजली देंगे उसके बदले हमें इतने पैसे दिए जाएं। ये उस रेवेन्यू गैप से जो 9,708 करोड़ है उस रेवेन्यू गैप से अलग है। तो इसलिए इस बार ये लग रहा है कि क्योंकि पिछले साल भी जब रेवेन्यू जो हमारा बिजली नियामक आयोग था उसने ये आदेश जारी किए थे बिजली महंगी करने के, लेकिन क्योंकि पिछले साल जो चल ही रहा है 2014 का जो चुनाव साल निकला है इसमें लोकसभा के चुनाव भी थे और विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस सरकार उसने बिजली की दरें कम कर दी थी और बाद में जब ये 29 मई 2014 को बिजली नियामक आयोग ने दोनों की ARR का अपना फैसला सुनाया था तो ये उस घटी हुई बिजली की जो दरें थी वो तय कर दी थी। अब ये माना जा रहा है क्योंकि चुनाव भी नहीं है और बिजली निगमों की हालत खस्ता है, करीब 15,000 करोड़ रुपए का दोनों निगमों पर कर्जा है, उस कर्ज को लौटाने के लिए भी इनको ब्याज देना पड़ता है, तो बिजली की दरें तो बढ़ना तय है। ये बात अलग है कि इन्होंने बताया कि जैसे 15% ये इंक्रीज किया जाए और 9,800 जो 700 करोड़ रुपए का जो गैप है इसको कैलकुलेट करेंगे बिजली नियामक तो शायद वो कम हो सकता है। तो बिजली की दरें बढ़ना माना जा सकता है, बिजली की दरें 1 अप्रैल 2015 से बढ़ सकती हैं, लेकिन वो इतना हो सकता है 40 पैसे और 1 रुपए के बजाय वो 20 पैसे और 50 पैसे पड़े। जी, यानी इस फैसले पर विचार किया जाएगा, एक तरीके से सुझाव दिया गया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके का असर इस पूरे मुद्दे पर हो सकता है, क्योंकि अगर विचार करने की बात की जा रही है, पूरी तरीके से मांग को नहीं माना जाता है 15% दर बढ़ाने को लेकर, तो क्या कुछ हो सकता है? फिलहाल ताजा हालात को देखते हुए, मौजूदा हालात को देखते हुए किस तरीके के समाधान की कोशिश की जा सकती है? देखिए शारदा जी, जब इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, पहले दिन से ही बनते ही उन्होंने ये दाग लाभ रखा है कि हरियाणा का जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब हुआ है। पहले ही 81-82 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, हम श्वेत पत्र भी लेकर आएंगे। तो क्योंकि ये जो सब्सिडी है हरियाणा सरकार के पास केवल सब्सिडी जाती है, जो कृषि की सब्सिडी है 5,600 करोड़ रुपए जो मैंने बताया, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं से जो बिजली की वसूली, बिजली के बिलों में वसूली करना
बिजली के बिलों की जो महंगाई, जो बिजली महंगाई करते हैं तो उसका बिजली का बिल वसूलना और बिजली चोरी रोकना, ये 3 बड़े विषय हैं जिन पे बिजली नियामक आयोग को लगातार दोनों बिजली निगमों को कहता है कि इस पे कंट्रोल करो। लेकिन चुनाव की वजह से या राजनीतिक वजह से ये बिजली जो है बिजली निगम अपनी शक्ति नहीं कर पाते हैं अभी, क्योंकि हर साल ये आग्रह करना पड़ता है, पिटीशन दायर करनी पड़ती है। ये फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज के बाद लोगों से सुनवाई करने के बाद, लोगों की आपत्तियां और दावे लेने के बाद आयोग अपना फैसला सुनाता है। तो सामान्य तौर पर जितनी ये डिमांड करते हैं दोनों बिजली निगम, उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उतनी तो कम से कम बिजली नियामक आयोग स्वीकार नहीं करता है। लेकिन कुछ बातें वो स्वीकार जरूर करता है। हो सकता है ये 9,800 करोड़ रुपए का जो घाटा इन्होंने दिखाया, गैप दिखाया है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम दिखा दें। लेकिन बिजली की दरें बढ़ना तय है और ये 55 लाख उपभोक्ताओं के लिए एक झटका इसको माना जा सकता है। और किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि बिजली की दरें नहीं बढ़ सकती हैं, मतलब बढ़ना तय है। धीमान साहब, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि महंगी बिजली की मार लोगों पर पड़ सकती है और करीब 55 लाख उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली की मार पड़ सकती है। उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने हरियाणा बिजली नियामक आयोग के पास सालाना राजस्व जरूरत की याचिकाएं दायर की हैं और इसके मुताबिक अगले वित्त वर्ष में बिजली की दरें 15% बढ़ाए जाने की बात रखी गई है। हालांकि अगर 15% दरें बढ़ाई जाती हैं तो काफ़ी महंगी बिजली लोगों को मिल सकती है। और इसके अलावा एक खास बात ये भी है कि किसानों के लिए खास तौर पर सब्सिडी बढ़ाए जाने की भी मांग रखी गई है, क्योंकि किसानों को सस्ती बिजली दी जाए। इसके लिए अगर इस तरीके से 15% दर बढ़ाई जाती है बिजली की तो वो किसानों के लिए भी काफी महंगी हो सकती है। कांग्रेस नेता और पूर्व बिजली मंत्री संपत सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संपत सिंह जी, स्वागत है वनतहल हरियाणा पर। जी धन्यवाद। संपत सिंह जी, बात कर रहे हैं यहाँ पर बिजली महंगी हो सकती है क्योंकि 55 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली की महंगी मार इसलिए पड़ सकती है कि अगले वित्त वर्ष में बिजली की 15% जो दर है वो बढ़ाए जाने की मांग दोनों आयोग की तरफ से की गई है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी जरूरत है इसकी और किस तरीके की मार लोगों पर पड़ सकती है? देखिए, अभी मैं पिछले 4-5 दिन पहले पढ़ रहा था कि इन्होंने रेगुलेटरी कमीशन के सामने फाइल की है, दोनों कॉरपोरेशनों ने, और तीसरी जनरेशन कॉरपोरेशन ने की है और HPPL की अभी तक फाइलिंग बाकी है। ये चारों फाइलिंग इन्होंने कर दी। करने के बाद रेगुलेटरी कमीशन जो है इनकी एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करके उनसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, फिर ये लोग जवाब देंगे और उसके बाद रेगुलेटरी कमीशन इसको साया करेगा अखबार के अंदर कि फलानी तारीख तो उपभोक्ता अपने एतराज दायर कर सकते हैं और उतनी तारीख को फिर वो बाद में रेगुलेटरी कमीशन बाकायदा टाइम देता है। तो मैं तो उचित यही समझूंगा कि मैं बाकायदा इसमें ऑब्जेक्शन फाइल करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन फाइल करना जरूरी है उपभोक्ताओं के लिए। रेगुलेटरी कमीशन सामने मैंने 2008-9 में रुकवा भी दिए रेट। आज देखिए कि आपको संभालना है तो आपको अपनी जनरेशन संभालो, पहले जनरेशन का रेट संभालो। जनरेशन का रेट आपका बढ़ता जा रहा है क्योंकि जनरेशन आपकी कम हो रही है, परसेंटेज आपके प्लांट कम परसेंटेज पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है जर्जर हो रहा है, इतना आप खर्चा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर आप करिए, तब जाके होगा। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो आते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के आते हैं, ट्रांसफॉर्मर से लेकर और घर तक आते हैं आदमी के, उसको कम करो। और चौथा ये है कि जो आपकी उगाई पड़ी है वो 5,000 करोड़ से ऊपर जो है आपके कम से कम बकाया पड़े हैं। और बहुत से गांव ऐसे हैं आपके जहाँ की वो बिना ही आपका बिजली का कोई आपका बिल भरे बिना ही जो है ना बिजली ले रहे हैं, उनसे आप वसूली करें। आपकी थेफ्ट है रेट उसको कम करें। बाकायदा रेगुलेटरी कमीशन के नाप हैं कि इतना कम करेंगे आप तब आपको परसेंटेज के हिसाब से इतना पैसा आपको मिलेगा। तो वो उस पैमाने पर तब तक पहुंचे ही नहीं है। वही 27-28% लॉसेज हैं और एक्चुअल में देखा जाए तो 35% के करीबन लॉसेज होंगे, दिखा रहे हैं इतना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सारे लॉसेज है उनको एग्रीकल्चर में डाल देते हैं। वहाँ जो सप्लाई होती है वो जो है आपकी मीटर्ड सप्लाई नहीं है। इस वजह से जो है ना सारी चोरी सारी थेफ्ट वहाँ डाल देते हैं। रेगुलेटरी कमीशन का कंट्रोल था, रेगुलेटरी कमीशन में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सरकारी अफसर लग जाते हैं जो यहाँ हमारे यहाँ FC वगैरह रहते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। बॉडी दिए बनाई थी, मैं ये कहता हूँ ट्राई की तरह बनानी चाहिए। जैसे ट्राई है आपका टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसी तरह रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए बाकायदा है, क्योंकि तभी लोग वो इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं। वरना एक जैसे कॉर्पोरेशन फाइल करती है उसी तरह का रेगुलेटरी कमीशन बात को मान लेता है। उसी तो वही अफसर जो है पहले पावर का इरिगेशन का सेक्रेटरी हरियाणा के अंदर था,
और वो ही पार्षद हमारे जाके चेयरमैन बन गया रेगुलेटरी कमीशन का। तो बताइए क्या होगा रेगुलेटरी कमीशन से? तो मुझे थोड़ा अफसोस है कि 15% बढ़ोतरी की बजाय जो है सरकार को ये चाहिए कि चोरियां रोके, बिजली चोरी रोकी जाए और कुछ और कोशिश की जाए। संपत सिंह जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुरेंद्र धीमान जी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी धीमान साहब, अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आप बहुत सालों से, जब आप सत्ता में थे तब भी, विपक्ष में थे तब भी, आप लगातार बिजली निगमों के बारे में अपनी, जब ये जैसी भी याचिकाएं दायर करते हैं, आपत्ति जताते हैं, अपना ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, वहाँ 5-5 घंटे आपने अपनी प्रस्तुति दी है, लेकिन इसके बावजूद क्यों ये दोनों निगम सुधर नहीं पा रहे हैं? क्यों ये जो सीधे साधे और ईमानदार उपभोक्ता हैं उनके ऊपर क्यों असर डाला जा रहा है महंगी बिजली करने का, जबकि बिजली चोरी रोक नहीं पा रहे हैं? तो क्या क्या और होना चाहिए, या इससे आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं जो आपकी नजर में आपको लगता है? तो कोई नहीं जानता, आपका जितना अनुभव है मेरे ख्याल में हरियाणा में किसी जर्नलिस्ट का नहीं है, और आप भी बिजली के बारे में बहुत कुछ लिखते रहे हैं। अब आप क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए, पहले कलम चलाते थे, अब आपकी जबान चलेगी, क्योंकि आपको भी काफी नॉलेज है, आप हमेशा कवर करते रहे, खबरें उनकी देते रहे, आपको सारा मालूम है। नंबर 1 तो इनको अपने लॉसेज खत्म करने पड़ेंगे, लॉसेज बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 2 इनको ये करना पड़ेगा कि अपने जो कमर्शियल लॉसेज और रिकवरी है वो भी आपको करनी पड़ेगी। नंबर 3 जो आपकी जो थेफ्ट हो रही है वो आपको रोकनी पड़ेगी, और इस तरह से सिस्टम को आपको डेवलप करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। और चौथा नंबर लास्ट ये है कि रेगुलेटरी कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब आपको पता है कौन कौन रेगुलेटरी कमीशन में, आप तो हरियाणा में सब कुछ जानते हैं कौन अफसर हैं जो आज रेगुलेटरी कमीशन में बैठे हैं। इस तरह के लोगों को नहीं बैठना चाहिए, बाकी जुडिशियस लोग आने चाहिए इनके अंदर, रेगुलेटरी कमीशन के अंदर, ताकि उपभोक्ताओं के साथ न्याय कर सके। इन चीजों की आज के दिन बहुत सख्त जो है जरूरत है, हर लेवल पर जरूरत है, जनरेशन लेवल पर जरूरत है, ट्रांसमिशन लेवल पर जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर जरूरत है, कंज्यूमर के एंड तक है, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। कभी आपने हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू कर दिया, कभी उसको वापस दे दिया। आज वो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम इतने ट्रांसफार्मर थे, उनकी कनेक्टिविटी नहीं हुई है, वो पड़े हैं, सारे के सारे लगे हुए पड़े हैं, उन पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, इतना पैसा आपने खर्च कर दिया। और अभी पिछले दिनों आपको पता है कि बॉन्ड सरकार ने दिए थे, इधर से सरकार ने बॉन्ड जो है वो यूं पड़े, सरकार ने पैसे इधर से नहीं दिए। इधर से रेगुलेटरी कमीशन की असेट्स के अंदर जो है ना वो उनको सिस्टम को एडजस्ट कर दिया। कितना दिन इस तरह काम चलेगा? नीचे कलम करके चलेगा नहीं। और कर्जा भी इन लोगों का जो है करीबन 30,000 करोड़ से ऊपर का पड़ा है आज के दिन, और 5,000 से ऊपर इनके बिल बकाया पड़े हैं। तो बताओ कैसे काम चलेगा? तो काफी कुछ समाधान की कोशिशें की जा रही है और काफी कुछ समाधान के उपाय भी आपने बताए। बेहद शुक्रिया संपत सिंह जी तमाम बातचीत के लिए, वन तहलका से बातचीत के लिए। धीमान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सुझाव यहाँ पर संपत सिंह जी की तरफ से दिए गए हैं, क्या इन सुझाव पर काम करके लोगों पर महंगाई की मार कम की जा सकती है और कुछ सुधार दोनों आयोग में हो सकते हैं? शारदा जी, प्रोफेसर संपत सिंह लगातार इस बात को विधानसभा के अंदर भी उठाते रहे हैं, रेगुलेटरी कमीशन के आगे भी ये बात उठाते रहे हैं, और निगमों के जब अधिकारी रेगुलेटरी कमीशन में सुनवाई के दौरान जाते तो वहां भी उठाते रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले में 10, 12, 15 साल से लगातार देख रहा हूँ, जब से रेगुलेटरी कमीशन सत्ता में आया है, दोनों बिजली निगम ये राजनीतिक नेताओं के जो राजनीतिक आका है उनके आगे नतमस्तक हुए जा रहे हैं। कोई भी, जैसे प्रोफेसर संपत सिंह कह रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपए के बिल इस वक्त लोगों की तरफ बकाया है। अब 5,000 करोड़ रुपए अगर किसी दोनों निगमों के बाहर बकाया होंगे तो वापस नहीं मिलेंगे तो निगम कैसे बनेंगे? तो इससे जो आप जैसे हमारे जैसे जो ईमानदार उपभोक्ता हैं, जो अपना सर्विस पेशा वाले जो लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको बिजली का बिल भरना पड़ता है। उनको दे रहा था कि बिजली का बिल ना कट जाए, अगर बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो कनेक्शन कट जाएगा, लेकिन बहुत सारे बिल नहीं भरते हैं। तो ऐसे जो लाइन लॉसेज, जिसको बिजली चोरी को रोको, 100 हो गए बिजली के बिल जो बकाया है लोगों की तरफ, एक बिजली चोरी हो रही है, 30 से 35% बिजली चोरी हो रही है। इन दोनों को मामलों को रोकने के लिए कोई सख्त जो कोई कानून बना जाता है, हालांकि सख्त कानून है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। राजनीतिक नेता जो है वो छापे नहीं मारने दिए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो रही है। और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हम मनोहर लाल खट्टर, ये पिछले जब से ये सत्ता में आए हैं लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इतने 1,000 करोड़ रुपए के बिल बकाया है, लोग बिजली के बिल भरें। अब ये निगाह देखने वाली होगी कि अगर ये बिजली के बिल जो बकाया है वापस आ जाए, निगमों के पास मिल जाए, जैसे पिछली सरकार ने 1,600 करोड़ रुपए के नाम बिजली के बिल बकाया माफ कर दिए थे, उसके बाद लोगों ने बिजली कुछ बिल भरे और फिर बंद कर दिए हैं। तो इसमें सुधार, हालांकि हमें देखना चाह रहे हैं कि सुधार हो, लेकिन सुधार हो नहीं पा रहे हैं। ना रेगुलेटरी कमीशन अपने निर्देशों की पालना करवा पाने में समर्थ रहा है,
और न बिजली निगम उन आदेशों की पालना करने में समर्थ है जो वो बार बार समय समय पर निर्देश जारी करते हैं जी। तो बिजली का मुद्दा एक हरियाणा में बड़ा मुद्दा बन के रह गया है। और खासतौर पर इसमें जो सियासी बातचीत सामने आ रही है वो बेहद अहम है। धीमान साहब, बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि बिजली हालांकि महंगी हो सकती है और करीब 55 लाख उपभोक्ताओं पर इसकी मार भी पड़ सकती है, लेकिन एक अहम पहलू ये भी है कि कुछ सुझाव के तरीके हैं, कुछ बदलाव के तरीके हैं, जो कुछ बदलाव के सुझाव यहाँ पर प्रोफेसर संपत सिंह ने भी दिए और इसके अलावा डॉक्टर सुरेंद्र धीमान भी बातचीत के जरिए बता रहे थे कि वो कोशिशें हैं जिसके जरिए हो सकता है कि इस तरह की महंगाई की मार आम लोगों पर ना पड़े, जिसमें सियासी जो चीज़ें हैं उनको इस दोनों आयोगों से अलग रख के अगर काम किया जाए तो हो सकता है महंगाई की मार बार बार आम जनता पर ना पड़े। लेकिन फिलहाल जो बात है उसके मुताबिक उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने हरियाणा बिजली नियामक आयोग के पास सालाना राजस्व जरूरत की जो याचिका दायर की है उसमें आग्रह किया गया है कि अगले वित्त वर्ष में बिजली की दरें 15% बढ़ाई जाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के 5 विधायकों के चुनाव प्रक्रिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में अलग अलग दायर इन याचिकाओं में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अलावा भाजपा के 2 विधायकों समेत 5 विधायकों के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। हरियाणा के 5 विधायकों के चुनाव प्रक्रिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में अलग अलग दायर इन याचिकाओं में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अलावा भाजपा के 2 विधायकों समेत 5 विधायकों के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। विधानसभा क्षेत्रों में से 9 इलेक्शन पिटीशंस फाइल हुई हैं, जिनमें से 2 गुड़गांवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हैं, 2 राई की हैं, 1 सोनीपत की है और 1 कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ हुई है और प्रोफेसर रविंदर बालियाला और अभय सिंह यादव जी के खिलाफ भी हुई है। कैप्टन अभिमन्यु के चुनाव पर याचिका में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि कैप्टन अभिमन्यु को 3:30 बजे ही विजयी घोषित कर दिया गया था, जबकि मतगणना शाम 6 बजे के बाद तक जारी रही। अभिमन्यु के मतगणना में ईवीएम गायब होने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं राई विधानसभा क्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी इंद्रजीत दहिया और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गहलावत ने 2 अलग अलग याचिकाओं में सिर्फ 3 वोटों से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेसी विधायक जयतीर्थ दहिया के चुनाव को भी चुनौती दी है। जयतीर्थ पर फर्जी वोट बनवाने और कुछ मृतकों के वोट डलवाने का आरोप है। नांगल चौधरी से भाजपा विधायक अभय सिंह यादव और गुड़गांव के भाजपा विधायक के चुनाव को भी चुनौती देते हुए निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। इसी तरह रतिया से विजयी रहे इनेलो विधायक रविंद्र बलियाला के चुनाव को भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने चुनौती दी है। सभी इलेक्शन पिटीशंस में डिफरेंट डेट्स लगी हैं, जो कि सुनील चौधरी रजिस्ट्रार साहब हैं हाई कोर्ट में, उनके पास ये सारी की सारी याचिकाएं जो है इलेक्शन पिटीशंस हैं लगी हुई हैं। इनकी स्क्रूटनी 9 तारीख से स्टार्ट है सभी की और नेक्स्ट मंथ 7 तारीख तक चलेगी। 7 जनवरी 2015 तक इनकी स्क्रूटनी चलेगी। फिलहाल हाईकोर्ट में ये याचिकाएं रजिस्ट्री में दर्ज हुई हैं। हड़ताल में याचिकाओं के तथ्य सुनवाई के लिए सही पाए गए तो बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। A1 तहलका हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से सत्यवान महिवाल की रिपोर्ट। अब खबर करनाल से। करनाल के पस्ताना गांव के एक धार्मिक डेरे की अरबों रुपए की प्लस जमीन घोषित को अलग तरीके से अयोग्य लोगों के नाम करवाने के मामले में 30 साल बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद जागी है। हाईकोर्ट के आदेश पर करनाल के एसपी ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट में अतिरिक्त उपायुक्त समेत कई लोगों को जमीन घोटाले में दोषी ठहराया है। करनाल के पस्ताना गांव के बाबा भगवान गिरी डेरे की अरबों रुपए की जमीन घोटाला मामले में 30 साल बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद जगी है। करनाल के एसपी ने हाई कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट में करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त और राजस्व के अधिकारियों समेत कई अन्य लोगों को घोटाले में दोषी ठहराया है। हमने जून के महीने में 2 जून को इसकी FIR रजिस्टर की थी। उसमें हमने 5 आदमी को गिरफ्तार कर लिए थे, पर अभी लंबी चौड़ी जांच है। इसमें कई दस्तावेज प्राप्त करने हैं, इसमें अभी जांच आगे चल रही है और जो अभी तक की जो स्टेटस है, जो अभी तक हमने गिरफ्तारियां की है और जो डॉक्यूमेंट्स हमने कब्जे में लिए, उसका स्टेटस हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को। बाबा भगवान गिरी के धार्मिक डेरे की सरप्लस घोषित
करीब 500 एकड़ जमीन को अयोग्य लोगों के नाम करने में करनाल के तत्कालीन पटवारी से लेकर तहसीलदार और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने जमकर अपने पावर का इस्तेमाल किया। नियमानुसार ये जमीन पुराने मुजारों, पिछड़ी जाति और गांव के स्थायी तौर पर रहने वालों को दी जानी थी, लेकिन अरबों रुपए की कीमती कृषि योग्य ये जमीन न केवल अपने और नेताओं के रिश्तेदारों को दे दी गई, बल्कि दूर दराज के लोगों को भी कोड़ियों के भाव जमीन का आवंटन कर दिया गया। जो गरीबों को मुनाफा होना था जमीन का, वही तो बाबे बने और वही जमीन लाट करवा गए जमीन को मिली भक्ति से, और लाट करवा दी। जो यहाँ के मजारे हैं कदीमी, उनको जमीन नहीं है, और आसपास के जितने भी गुंडागर्दी कर रखी है, समाज की जमीन दबा रहे हैं। इस मामले को डेरे के संचालकों और डेरे की देखभाल करने वाले ट्रस्ट के सदस्यों ने इसकी शिकायत तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को की, जिस पर मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और अपनी जांच में सभी आरोपों को सही पाया। तो जांच रिपोर्ट में दोषी आए हैं सभी अधिकारी? हाँ, सभी अधिकारी दोषी आए हैं जी। इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे अब तक? अब सरकार की मर्जी है जी। न्याय के लिए धक्के खा रहे पैरवीकारों ने मार्च 2013 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मामले को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा गया। कोर्ट का नोटिस आते ही तत्कालीन सरकार ने आनन फानन में 2 जून 2014 को के बुटाना थाने में इससे संबंधित FIR दर्ज कर ली थी। अब इस मामले में करनाल के SP ने कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट पेश कर अधिकारियों समेत कई लोगों को दोषी तो ठहराया है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात होगी। A1 तहलका हरियाणा के लिए करनाल से कमरजीत सिंह विर्क की रिपोर्ट। तो अरबों का घोटाला है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि करीब 30 साल बाद मामले में कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ A1 संवाददाता कमरदीप ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कमरजीत, आपसे जानना चाहेंगे 30 साल बाद मामले में कार्रवाई की बात हो रही है, आखिर किस तरीके से पूरा मसला चला है और अब कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए शायद अगर बात करें तो ये पछाना गांव में जो मठ की जमीन है, काफी पुराना जो मामला चल रहा है, 1985 से लेकर ये मामला चल रहा है, और इस चीज को लेकर जो मुख्यमंत्री के ने भी इस पूरे मामले पे जांच की थी, और जांच में चीज पाई गई थी कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं ना कहीं घोटाला सामने आया, और जो लोगों पे मामला किया से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी थे, चाहे पटवारी था, चाहे कर्नों को था, चाहे उच्च अधिकारी थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। कहीं न कहीं इस मामले लेकर जो 5 लोग थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, और इसी दबाव के चलते चाहे सरकार का दबाव मांगे चाहे किसी और चीज का दबाव माने, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं उन अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाया गया था। और इस चीज को लेकर जो डेरे के संचालक थे वो हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट से यह आदेश आया था कि पूरी मामले की जो फाइल है, स्टेटस रिपोर्ट है, कोर्ट में पेश की जाए। इस चीज को लेकर करनाल के SP शेख ने ये बताया पूरे वो कोर्ट में दाखिल कर दी थी, रिपोर्ट कर दी थी। कमरजीत, अब इस मामले में क्या उम्मीद की जा सकती है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए शारदा, अगर बात करें तो जो डेरे के संचालक है, जब और लोग हैं, उनका यही कहना है कि कोर्ट से कुछ आस बंधी हुई है। इस चीज को लेकर हमें आगे की उम्मीद लग रही है कि जो इस मामले में पूरे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो इसी मामले से जुड़े हुए और लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी और हमें न्याय मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर बात करें जो लोग वहाँ के मुजारे टाइप के लोग हैं, जो काफी समय से इस जमीन पर अपनी मजदूरी करके अपने भर रहे थे, उनका भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि हमें आस है कि और हम था पिछले जो बचाया गया था उन पे गाज गिरेगी और पूरी की पूरी मामले की निष्पक्ष जांच होगी। जी कमरजीत, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। करनाल के पस्ताना गांव का ये मामला है। यहाँ पर बता दें कि धार्मिक डेरे पर जमीन का जो मामला चल रहा है, अरबों रुपए की सरप्लस घोषित जमीन है, जिसे गलत तरीके से अयोग्य लोगों के नाम करवाने के मामले में अब 30 साल बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद लोगों को बनी हुई है।
और अब बात करेंगे रेवाड़ी की। रेवाड़ी में जमीन के कम मुआवजे का विरोध कर रहे किसानों ने सरकार को आर पार की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि इस मामले में अगर सरकार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और स्थानीय विधायकों की मांग नहीं मानती है तो वे अपने पदों से इस्तीफा दे दें। रेवाड़ी और बावल के 16 गांवों की करीब 3664 एकड़ जमीन के अधिग्रहण एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को जहां किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव किया था, वहीं शनिवार को किसानों ने पंचायत कर सरकार को घेरने का बड़ा फैसला लिया। किसानों ने सरकार से मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की, तो साथ ही साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक के इस्तीफे की भी मांग की। उपजाऊ जमीन कोडियों का भाव सरकार ले रही है। राव इंद्रजीत सिंह को बता दिया, उन्होंने 2 दिन मांगे, हमने 4 दिन की कह दिए। नहीं, बुधवार में हमारी महापंचायत होगी और संघर्ष करेंगे। वहीं पंचायत में पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसानों की मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने दावा किया कि वो किसानों की मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। अलग अलग गांव के लोगों से अभी बातचीत करेंगे और मौजूदा स्थिति में इस रोष को कम कैसे किया जा सके, इसके लिए रास्ता ढूंढ करके चीफ मिनिस्टर साहब से बातचीत करेंगे। रेवाड़ी और बावल की जमीनों के अधिग्रहण की चिंगारी अब बीजेपी की सरकार बनते ही सुलगने लगी है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार इस चिंगारी को मुआवजे के महरम से शांत कर पाती है या नहीं। रेवाड़ी से पवन वत्स, एवं तहलका, हरियाणा। तो किसान जो लंबे समय से धरना दे रहे थे, अपनी मांगों को उठा रहे थे, अब उन्होंने सरकार से आर पार की लड़ाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी तरीके से अगर उनकी मांगों को सुना नहीं जाता है तो इस मामले पर राव इंद्रजीत और स्थानीय विधायक जो उनकी मांगों को उठाने की बात कह रहे हैं वो अपने पदों से इस्तीफा दे दें। इसके साथ ही किसानों ने ये भी कहा है कि अगर उपचुनाव होते हैं तो वो अपने आप इन लोगों को जिता कर दिखा देंगे। लेकिन इस मामले पर राव इंद्रजीत ने भी किसानों की समस्या को सुनते हुए 2 दिन का वक्त किसानों से मांगा है। कहा है कि किसी भी तरीके से उनकी मांगों को मनवाने तक पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से किसानों की मांगों को सुना जाता है, किस तरीके से किसानों के मुआवजे की मांग को मानकर भाजपा सरकार अपनी परेशानी को कम करती है, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भाजपा किसान विरोधी सरकार है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।